गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब चीज़ें हमने वहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना आपको आज के क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं पोलर फॉर्म, वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पोलर फॉर्म, सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वो पोलर फॉर्म ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि पोलर फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, और उसे कैसे फाइंड करते हैं या कैसे किसी नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। चलो बच्चों, देखते हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट है 2,3 या 5,2 इस तरीके के पॉइंट, और अगर आपको किसी भी ग्राफ के अंदर प्लॉट करने हो तो आप किस तरीके से प्लॉट करते हो, जैसे 1 2 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये 1 मान लिया, 2 3 1 2 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, सब मेरे यहाँ हो गया पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू हमने 5 ले ली, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या ले ली 2, तो सब मेरे यहाँ हो गया ये पॉइंट, है ना। ये कितना हो गया हमारा 2,3, और ये पॉइंट क्या हो गया 5,2। और जिस प्लेन के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर हम ये दो पॉइंट प्लॉट करते हैं उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसे एक्स एक्सिस कहते हो और इसे क्या कहते हो, वाई एक्सिस। इसी तरीके से बच्चों हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि लेट्स से 2 + 3 आयोटा है, ठीक है, इसको भी हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन नहीं, एक्चुअली में होता तो कार्टेशियन प्लेन ही है, लेकिन इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इसको वाई एक्सिस, बट इसका नाम हो जाता है एक्स एक्सिस ये रियल एक्सिस, और इसका नाम बन जाता है बेटा इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स जस्ट वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते हैं। इसे एक्स की वैल्यू मान लो, इसे वाई की वैल्यू मान लो, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, सब मेरे यहाँ होगा ये पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो है एक तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन पे ड्रॉ किया हमें, उसे हम कहते हैं आर्गन प्लेन। क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन, ठीक है बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ओरिजिन से जब हम इसे ज्वाइन करते हैं इधर, इस ओरिजिन को यहाँ पे स्पेसिफिकली पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है ओरिजिन में से? पोल। और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, वैसे तो एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ क्या नाम देंगे इसका? रियल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी कोई बेसिकली डिस्टेंस होगी जिसको हम आर कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो हमारे होते हैं वो तो 2,3 हो गए, लेकिन इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके दो रियल नंबर होते हैं आर और थीटा। बेसिकली ये जो आर होती है वो ये लेंथ होती है ओरिजिन से उस पॉइंट की, और थीटा ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, आर और थीटा। आर को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑलरेडी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। और थीटा को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, थीटा को क्या कहते हैं हम? आर्ग्यूमेंट। और दूसरा एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, थीटा को एम्पलीट्यूड। अब आर और थीटा, ठीक है बच्चों, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट। अगर मैं अब आर और थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं यहीं से, तो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये इधर ये वाई की वैल्यू होती है, तो इसको मैं 3 मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ मैं? मानना क्या बेटा, ये तो 2 अल्टीमेटली, अगर ये 2,3 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से, ठीक है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज 3/r
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना बन जाएगा r साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस निकालूँ कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 2/r। कोई दिक्कत? तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा r कोस थीटा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z 2 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई r कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और 3 की जगह कितना लिख दें r साइन थीटा आयोटा, और r अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यही जो फॉर्म आई है ना बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसे हम? पोलर फॉर्म। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी, ठीक है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे हम? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और ये हमारी क्या कहलाएगी? पोलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि बेटा सिंपल सी सेंस है, नंबर्स हैं, नंबर्स को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। मान लो आपको 10 लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पोलर फॉर्म पे। तो इसमें फिलहाल मैंने ये बताने की कोशिश की है एक्चुअल में पोलर फॉर्म होती क्या है, और अभी हम आगे सीखेंगे कि पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को जो किसके अंदर है कार्टेशियन फॉर्म में, और उसको कैसे कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ इतना जितना भी अभी तक समझाया, अभी तक बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो जनरली आप पहले से जानते हो, किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी प्लेन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। सिमिलरली जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूँगा ना, तो इसी प्लेन मतलब सरफेसिस को हम क्या कहेंगे बेटा? आर्गन प्लेन। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसको आप x की वैल्यू मान सकते हो, इसको 2, y की वैल्यू तो आपको पता है 2,3। ठीक है, तो ये 2,3 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो बेसिकली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आप इसी को पोलर फॉर्म में चाहते हो तो आपके 2 पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट एक r की वैल्यू और एक थीटा की वैल्यू। तो r और थीटा को फिर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमें ये मिला, तो यहाँ से हमने 3 और 2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, तो ये जो हमारे पास आ गया इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म की पोलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म में जो r होता है वो हमारा मॉडुलस कहलाता है, और जो थीटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। समझ में आया बच्चों? चले आगे। अभी मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कराया बेटा, अब मैं क्या करा रहा हूँ? एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चल रहा हूँ x प्लस आयोटा y। ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करूँगा तो कार्टेशियन प्लेन पे मैं ले लेता हूँ x, y, ये मेरा कोई पॉइंट है, और अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ ओरिजिन से, जिसको पोलर फॉर्म में पोल कहा जाता है, तो ये ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा तो कोई ना कोई एंगल थीटा बनेगा, और ये जो लेंथ है ये बनेगी आपको। तो इस लेंथ को हम r कहते हैं और इस एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। स्पेसिफिकली मैंने थोड़ी देर पहले बताया, r को हम मॉडुलस कहते हैं और थीटा को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो तुम्हें पता है ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की किसकी वैल्यू होती है? x की, और ये जो डिस्टेंस होती है किसकी वैल्यू होती है? y की। तो अगर आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? y/r। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r साइन थीटा। इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा होता है x अपॉन r। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पे r कोस थीटा। तो z की जगह x की जगह x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू होती है r कोस थीटा, और यहाँ पे रखोगे आयोटा या r साइन थीटा आयोटा। ठीक है बच्चों, तो आप अगर यहाँ से आप r कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट इज कॉल्ड आवर पोलर फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, वो वहाँ पे 2 और 3 की फॉर्म में। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये फॉर्म आई कहाँ से है और होता क्या है। बेसिकली x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, सिंपल पॉइंट की फॉर्म में, तो ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। और इस तरीके से r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। जब r और उसकी फॉर्म में करेंगे तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, x के बदले लिखेंगे बेटा यहाँ क्या? r कोस थीटा
कोमा आर साइन थीटा, ये जो हमारे हैं ना ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझ गए बेटा? जिसको ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई वो सिर्फ इतना याद रख सकता है, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक आर और एक थीटा। आर मैंने अभी बताया, आप किसको कहते हो? मॉडुलस को कहते हो, और मॉडुलस का फॉर्मूला आप ऑलरेडी सीख चुके हो, क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं तो यहीं पे देख लो, आर इस लेंथ को कहते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्योंकि कल मैंने मॉडुलस ये नहीं बताया था कहाँ से आया, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो मॉडुलस कहाँ से आया, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। रही बात थीटा, अब थीटा एंगल होता है बच्चों। थीटा बेसिकली आप किसके बीच में भी ले सकते हो, थीटा को -2 पाई से बढ़ाया 2 पाई तक भी ले सकते हो। लेकिन अगर थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली जाए, कहाँ से कहाँ तक? -पाई से लेके पाई तक, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। हम जितनी भी थीटा की वैल्यू पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने 4 फिगर बना रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना। लेट से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल बन गया आपका थीटा। लेट से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल बन गया थीटा। ठीक है, पूरा का पूरा। लेट से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये कंप्लीट एंगल बन गया हमारा थीटा। ठीक है बच्चों, और लेट से ये वाला एंगल हमारा कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो क्योंकि आपने सीखा है कि एंगल जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल हमारा क्या हो गया? थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इस तरीके से। लेकिन ये जो है ये नॉर्मल थीटा, थीटा कितना भी हो सकता है, लेकिन हमें जो स्टडी करना है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट स्टडी करना है, यानी कि ये -पाई से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देखना बेटा, समझने की कोशिश करना। उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखवा भी दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई इशू नहीं है, थीटा है इसके बीच में, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है वो भी थीटा, और यहाँ पे भी थीटा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा? हमारा थीटा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ये पूरा कंप्लीट एंगल थीटा है, तो ये जो भी एंगल होगा 180 से तो छोटा ही होगा, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट भी थीटा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी थीटा ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, ये हिस्सा ये इधर है, इधर ये वाला हिस्सा, और ये एंगल जो थीटा बना ये 180 से ज़्यादा बन गया, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -180 से लेके +180। तो इसको हम यहाँ से ना करके यहाँ से, और ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। क्या सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? अगर एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हो, ठीक है, क्या करते हो? क्लॉकवाइज मेजर करते हो, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा? थीटा। तो आपको इधर से मेजर करना, फिर ये इधर से, ये यहाँ से यहाँ तक मेजर नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। समझ गए बात को? इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी यही कहानी है बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है कि थीटा मान लो बेसिकली आपका ये है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ होगा, वैसे तो रोटेट करके ये बनेगा, लेकिन आपको ये लेना है और ये थीटा हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हो तो क्या हो जाएगा? -थीटा। ये केसेज है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको जो एंगल है ना आपका, वो एंगल किसके बीच में रहना चाहिए? -पाई से लेके पाई के बीच में। डिटेल में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब मैं डायरेक्ट आपको चीज़ें लिखवाऊंगा, वो याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। फिलहाल बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पोलर फॉर्म होती क्या है, और यहाँ पर जो हम पोलर फॉर्म के अंदर आर्ग्यूमेंट लेने वाले, जो थीटा लेने वाले, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेना है, विच मस्ट बी लाई बिटवीन द -पाई टू पाई। समझ में आया बच्चों? चले आगे। अभी तक बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फंडामेंटल्स पढ़ लिए, पोलर फॉर्म के खासकर आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि पोलर फॉर्म क्या होती है और वो कैसे आई है, यानी कि उसका एक तरीके से डेरिवेशन ही कह सकते हो। अब जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट
करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके दो तरीके हैं बच्चों, एक एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है और एक मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं करा रहा हूँ वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपका जो मन करे वो कर सकते हो। आप एनसीईआरटी वाला तरीका भी कर सकते हो या जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसमें पहले आपको tan फाई यानी कि एक एंगल फाइंड करना फाई, जो कि किसके बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड। बेसिकली इमेजिनरी पार्ट अगर ना कहूँ तो एक तरीके से आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स, यहाँ से हम सबसे पहले फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, फाई। आर्गुमेंट नहीं है ये ध्यान रखना। अब थीटा निकालना है हमें, थीटा। ठीक है, थीटा डिपेंड करता है बच्चों फाई के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो किस तरीके से कर सकते हैं आपको पता है, ये एक्स ये वाई है। ठीक है, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स नेगेटिव है और वाई क्या हमारा पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों। और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं हमारे एक्स और वाई, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम अपना थीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारा थीटा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो थीटा है वो फाई के बराबर है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा को हम लेंगे पाई माइनस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस पाई प्लस पाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा बराबर माइनस पाई। यानी कि फाई निकालने के बाद हमें थीटा निकालना है बेसिकली। और ये जो थीटा निकलेगा ना ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकलेगा, नॉट आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। यानी कि हमेशा लाई करेगा माइनस पाई से लेके कहाँ तक, पाई के बीच में। अब इसका यूज कैसे करना है इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1 + √3 आयोटा और इसको मुझे पोलर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे इसमें आर निकालना है। आर का फॉर्मूला होता है आपको पता है अंडर रूट ये एक्स है ये वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको पता 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, आर आ गया। उसके बाद हमें tan फाई निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, tan फाई मॉडुलस, ध्यान रखना y/x यानी कि √3/1 विच इज इक्वल्स टू √3। आपको पता है tan की वैल्यू √3 कितनी हमारे 60 को हम क्या कहते हैं पाई/3। तो यहाँ से हमें पाई मिल गया, लेकिन अभी मुझे थीटा चाहिए। तो आप लिखोगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, वो ध्यान से देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा होता है वो पाई के बराबर होता है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू पाई/3। ठीक है, आर आ गया, थीटा आ गया। फिर आपको इस तरीके से लिखना है जेड इक्वल्स टू आर कितना है 2। ठीक है, कोस थीटा कितना पाई/3 प्लस आयोटा साइन थीटा डेट इज पाई/3। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हमारी पोलर फॉर्म। समझ में आ रही है बात, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम ताकि आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए कैसे यूज़ करनी है आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया भाई √3 माइनस आयोटा। ठीक है, √3 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम आर निकालेंगे डेट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा नहीं लेना, आयोटा के साथ जो नंबर है क्या है नंबर -1। √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2। आर हमारा 2 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए बच्चों tan फाई क्या होगा बेटा y/x, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 तो है, -1/√3। बेटा मॉडुलस इसलिए लगाया कि आप इसे पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे। ठीक है, फाई की वैल्यू tan की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है बेटा 30 को आप क्या कहते हो पाई/6। 30 को क्या कहते हैं हम पाई/6। ठीक है बच्चों, तो अब हमें देखना कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है जो हमारा थीटा होता है बेसिकली आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो -पाई के बराबर होता है, यानी कि -पाई/6। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हमारी कितनी हो जाएगी बेटा आर कितना है 2 कोस थीटा कोस -पाई/6। ठीक है बच्चों,
और उसके बाद आयोटा साइन -π/6। समझ पा रहे बच्चों बात को? ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोलर फॉर्म का बच्चों। आज हमने जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट सीखा इसके ऊपर आप अपनी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने की थी उसके ऊपर आप अपनी 5.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इसलिए मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए। बाद में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं पोलर फॉर्म के और भी एग्जाम्पल ले लूँगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली ये फंडा है कि सबसे पहले आपको tan phi निकालना विच इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। वैसे इमेजिनरी में आयोटा भी आ जाता है तो इससे बेटर आप ये याद रखोगे y/x। यहाँ से आप फाई निकालोगे, फिर देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी करने से पहले याद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप कोई और प्रोसेस चालू करोगे। चाहे आपको कंजुगेट फाइंड करना है, चाहे आपको मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है, चाहे आपको ये फाइंड करना हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या आर्ग्यूमेंट फाइंड करना हो। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है, आपको चीज़ें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।